हाय दोस्तों, आज की कहानी है कजरी के भरे हुए बदन को। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बरसातों के बूंदे कजरी के सारे अंगों को भिगो दिए था और उसे कुछ किराए का सामान खरीदना था। वह किराने की दुकान पर गई। क्या चाहिए? बाबूलाल ने कजरी की भीगी देह पर भरपूर नजर डालते हुए कहा। 2 किलो आटा, आधा लीटर तेल, 1/4 किलो शक्कर और हाँ, आधा लीटर दूध भी दे देना। कजरी ने अपने आंचल को ठीक करते हुए कहा। बाबूलाल की ललचाई नजरों में उसे हमेशा ही एक मौन आमंत्रण दिखाई देता था। यह तो उसकी मजबूरी थी कि वह यहाँ से वक्त बेवक्त कभी भी उधारी में सामान ले लिया करती थी, वरना उसकी दुकान की ओर कभी वह मुड़कर भी न देखती। सोचते सोचते कजरी घर पहुंच गई। बच्चे मामा कहते हुए उससे लिपट गए। आई, बहुत भूख लगी है। ताई ने कुछ खाने को नहीं दिया। छोटे बेटे कमल ने दीदी की शिकायत की। क्या करती आई, घर में आटा ही नहीं था। सुमी ने सफाई देते हुए कहा। अच्छा मेरा राजा बेटा, मैं अभी गर्मा गर्म रोटी बनाकर अपने लाल को खिलाती हूँ। मीठे दूध में मीच के खा लेना। कजरी ने बेटे को पुचकारते हुए कहा। आई, मैं भी खाऊंगी। 9 साल की रानी ने मचलते हुए कहा। क्यों नहीं मेरी गोलू, तू भी खाना। गोल मटोल बड़ी बड़ी आंखों वाली रीना को सब गोलू ही कहकर बुलाते थे। मैंने टमाटर की मस्त चटनी भी बनाई है। आई, सुमी ने उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा। जल्दी से आटा गूंथकर उसने बच्चों को खाना खिलाया। उनको सुलाने के बाद कजरी सुमी के साथ वहीं नीचे जमीन पर लेट गई। आई, आज फिर दीनू रीना को चॉकलेट खिला रहा था। तब मैंने रीना के हाथ से छीनकर वापस उसके मुंह पर फेंक दी तो वह मेरे को देख लेने की धमकी देकर चला गया। मुझे उससे बहुत डर लगता है। आई, सुमी ने भयभीत स्वर में माँ को बताते हुए कहा। तुम घबराओ नहीं सुमी, मैं उसकी माँ से बात करूँगी। कजरी ने उसे तो समझा दिया, परंतु खुद सोच में पड़ गई। जब से रमेश उसे छोड़ कर गया है, जीना कितना दूभर हो गया है। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इस कदर बोझ बन जाएगी। रमेश के रहते उसे कभी भी बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। 17 साल की थी जब माँ बाप ने रमेश के साथ उसका ब्याह कर दिया था। बहुत खुश थी वह रमेश के साथ। पेशे से पेंटर रमेश इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके से कुछ दूर बुद्ध नगर के स्लम एरिया में किराए के मकान में रहता था। मकान बहुत अच्छा नहीं, पर रहने लायक जरूर था। दोनों की जिंदगी मजे में कट रही थी। समय के साथ कजरी 3 प्यारे बच्चों की माँ बनी। सबसे बड़ी सुमी, उससे छोटी रीना और सबसे छोटा कमल। बच्चों के जन्म के बाद कजरी का भरा बदन और भी सुंदर लगने लगा था। शादी के 12 साल बीत जाने पर भी रमेश उसे जी जान से चाहता था। आस पड़ोस के लोग उन दोनों के प्यार भरे रिश्ते से अनजान नहीं थे। कजरी के घर के पास ही एक बड़ा परिवार रहता था। इस परिवार की इकलौती लड़की माया रमेश को बहुत पसंद करती थी, पर रमेश उस पर कभी ध्यान नहीं देता था। इधर बच्चों की देखरेख और घर के कामों में व्यस्त कजरी चाहते हुए भी रमेश को ज्यादा वक्त ना दे पाती थी, जिस वजह से अक्सर दोनों में झड़प हो जाया करती थी। वह रमेश को समझाती थी कि बच्चों के आने के बाद उसका काम बढ़ गया है, पर पुरुषवादी सोच का गुलाम रमेश उसकी नाक को अपना अपमान समझने लगा था। धीरे धीरे उनके बीच में दूरियां बढ़ती चली गई। अब काम से लौटकर रमेश सीधे जो बाहर निकलता तो रात 11 से 12 बजे ही वापस आता। बच्चों के पालन पोषण में व्यस्त कजरी ने पहले तो इस ओर ध्यान नहीं दिया, और जब ध्यान दिया तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। 35 साल का रमेश अब 16 साल की लड़की माया का दीवाना बन चुका था। इस बात का पता लगते ही कजरी ने बहुत
बवाल मचाया। रमेश से लड़ी झगड़ी, उस माया के घर जाकर उसे लथाड़ा, फिर भी उन दोनों पर कोई असर न होता देख कजरी ने माया के सामने अपना आंचल फैलाते हुए अपने बच्चों के पिता को छोड़ देने के लिए बहुत अन्यायित विनय की, पर माया टस से मस ना हुई। माया के माता पिता भी उसकी इस हरकत के आगे मजबूर थे। फिर एक दिन वह दिन भी आया जब काम पर गया रमेश कभी घर नहीं लौटा। इधर माया भी घर से गायब थी। कजरी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह फूट फूट कर रोई, पर अब हो भी क्या सकता था। भारी मन से उसने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि अब वह एक प्रत्यक्षता है जिसे उसका आदमी हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। पति द्वारा छोड़ी हुई औरत समाज के पुरुषों की बापौती बन जाती है। कुछ ही दिनों में यह बात उसकी समझ में आ चुकी थी। यह वह समाज है जहां पुरुषों द्वारा की गई गलती की सजा भी औरतों को ही भुगतनी पड़ती है। घर के बाहर हर दूसरा आदमी उसके शरीर पर अपनी गिद्ध निहार जमाए बैठा था, पर बच्चों के भरण पोषण के लिए उसका घर से निकलना बेहद जरूरी हो चुका था। ऐसे में रमेश के दोस्त लखन ने उसकी बहुत सहायता की। उसने अपने मालिक के घर पर कजरी को काम दिला दिया। जल्द ही कजरी ने भी बेशर्मी की चादर ओढ़कर जीना सीख लिया, लेकिन अब भी काम पर जाने के बाद बच्चों की देखरेख की समस्या उसके आगे मुंह बाए खड़ी थी, जिसका जिम्मा उसकी 11 साल की बेटी ने ले लिया था। अपनी पढ़ाई छोड़कर वह अपने छोटे भाई बहन को संभालने लगी। पापा के घर छोड़कर चले जाने से वह अचानक ही अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई थी। कुछ महीनों में कजरी को ऐसा लगने लगा कि जिंदगी फिर पटरी पर आने लगी है। एक दिन वह काम पर से वापस आ रही थी कि रास्ते में लखन मिल गया। बातों बातों में उसने कजरी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसके एहसानों तले दबी कजरी उसे एकदम से इनकार न कर सकी। उसने उससे सोचने के लिए कुछ समय मांगा। रात भर वह इसी उहा पोहा में रही कि अपने ही पति द्वारा वह एक बार ठगी जा चुकी है। फिर से उसे किसी पर इतना विश्वास करना चाहिए, परंतु बिना मर्द के घर पर लोगों की चील कौवे सी पड़ती निगाहों से बचने के लिए आखिरकार उसे यही रास्ता सबसे उपयुक्त लगा। उसके घर में ही लखन ने कुछ पास पड़ोसियों के सामने उसे मंगलसूत्र पहनाकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। अब लखन उसके साथ ही आकर रहने लगा। बच्चों ने भी कुछ समय बाद आखिर उसे अपना लिया। शादी को 8 महीने हो चुके थे। पुराने जख्म भरने लगे थे कि अचानक एक दिन सुबह सुबह एक औरत उसके दरवाजे पर आकर उसे भला बुरा कहने लगी। पहले तो कजरी समझ ही ना पाई कि यह चक्कर क्या है। बाद में उसे समझ आया तो उस पर फिर से एक बार आसमान टूट पड़ा। वह औरत लखन की पत्नी थी, जो रात ही अपने गांव से आई थी, और लखन व उसके संबंध की जानकारी मिलते ही वह उससे लड़ने चली आई थी। कजरी ने इस बारे में लखन से कई सवाल किए, पर उसकी खामोशी देखकर वह समझ गई कि समय ने फिर से उसके साथ बहुत ही गंदा मजाक किया है। लखन ने सिर्फ अपनी वासना पूर्ति की खातिर ही उससे संबंध जोड़ा था। लखन जा चुका था। कजरी अंदर ही अंदर टूटकर फिर बिखर चुकी थी, पर इस बार वह पहले की तरह एक कमजोर औरत नहीं थी जो अपनी बेबसी का रोना लेकर बैठे। सो दूसरे दिन से ही उसने सुमी पर भाई बहनों की जिम्मेदारी छोड़कर काम पर जाना शुरू कर दिया। इधर पड़ोस में रहने वाला 22 साल का दीनू उसकी छोटी बेटी रीना पर गलत निगाह रखता था। रीना 9 साल की एक अबोध बालिका थी, जिसे अक्सर वह चॉकलेट वगैरह का लालच देकर अपने पास बुलाने की कोशिश करता था। एक दिन सुमी ने चॉकलेट खाती रीना के शरीर पर उसके रेंगते हाथों को देखकर माँ को तुरंत बताया था।
कजरी ने भी इस वाक़ये को हल्के रूप में न लेकर दीनू के माँ बाप से जाकर तुरंत इसकी शिकायत की थी। उसके बाद दीनू ने सबके सामने उससे माफ़ी मांगी थी। कुछ दिनों शांत बैठकर दीनू फिर से वही काम दोहरा रहा था। कजरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे, कैसे बुरी नीयत व बुरी निगाह रखने वाले लोगों से अपनी बच्चियों को बचाए। खुद उसकी देह भी तो उसके लिए बड़ी दुखदाई बन चुकी थी। मर्दों की पैनी निगाहें उसके शरीर पर यूं फिसलती थी मानो कपड़ों के अंदर तक झांक लेना चाहती हो। पति की छोड़ी औरत शायद हर मर्द की जागीर हो जाती है, जिस पर हर कोई हाथ साफ करना चाहता है। कजरी के अंदर की औरत बहुत अकेली व लाचार हो गई थी। क्या बिना आदमी के औरत का कोई वजूद नहीं है? आखिर औरत को इतना कमज़ोर क्यों बनाया है? उसकी बेचैनी आंसू बनकर उसके गालों पर ढुरकने लगी। रात को ना जाने कब उसकी आँख लगी। सुबह उठी तो सिर भारी हो रहा था, आंखें भी जल रही थी। देर रात तक जागने से ऐसा हुआ है, यह सोचकर कजरी ने उठने की कोशिश की, परंतु शरीर ने साथ ना दिया। सुमी ने माँ को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया तो चौंक पड़ी। आई, तुझे तो तेज बुखार है। हाँ रे, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। कजरी पर बेहोशी छाती जा रही थी। शायद बारिश में भीगने से उसे बुखार ने जकड़ लिया था। माँ की हालत देखकर सुमी घबरा गई। माँ को वैसे ही छोड़कर वह दौड़कर पड़ोस से बिमला काकी को बुला लाई। बिमला काकी के पति ऑटो चलाते थे। जल्दी से कजरी को अपने ऑटो में बैठाकर वह उसे पास के अस्पताल ले गए। कजरी की बिगड़ती हालत देखकर डॉक्टर ने उसे वहीं एडमिट कर ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने की सलाह दी। जब तक वह हॉस्पिटल में रही, बिमला काकी ने उसकी पूरी देखभाल की और हॉस्पिटल का बिल भी उन्होंने ही भरा। कजरी घर पर तो आ गई, लेकिन कमजोरी के चलते उससे उठते बैठते नहीं बन रहा था। कुछ पैसे जो उसने बचा कर रखे थे वे घर के खाने खर्च में खत्म हो गए। अभी बिमला काकी का उधार पूरा बाकी था। आज आटा खत्म हो गया है, तेल भी नहीं बचा, खाना कैसे बनाऊं? सुमी ने एक सुबह कुछ छिड़कते हुए माँ से कहा। काम पर गए उसे 1 हफ्ता हो गया था। आज कुछ अच्छा लग रहा है, आज जाती हूँ काम पर। उधर से आते वक्त सब किराना लेते आऊंगी। तब तक तुम पास वाली दुकान से दूध और ब्रेड ले आना और चाय बनाकर उसके साथ टोस्ट खा लेना। अपने पास बचे 50 रुपए का आखिरी नोट सुमी को पकड़ाते हुए वह बोली। काम पर जाकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा। उसकी मालकिन ने बगैर बताए इतने दिनों की छुट्टी करने पर उसे काम से हटाकर दूसरी बाई रख ली थी। उसने लाख मिन्नतें कर उन्हें समझाने की भरपूर कोशिश की कि उसने जानबूझकर छुट्टी नहीं मारी, लेकिन उनका कलेजा ना पसीजा। उन्होंने उसे दोबारा काम पर रखने से साफ मना कर दिया। दुखी मन से कजरी वहां से चल पड़ी कि तभी बाहर से मालिक की गाड़ी आती दिखाई दी। मन में उम्मीद की एक किरण जागी, शायद मालिक को उसकी परेशानी समझ दया आ जाए और वह मालकिन को समझाकर उसे फिर काम पर रख ले। कुछ हौसला करके उसने पास जाकर मालकिन को अपनी मजबूरी की पूरी दास्ताना सुना दी। ध्यान से उसकी परेशानी सुनकर मालिक ने धीमे स्वर में उसे कुछ समझाया, जिसे सुनकर एक बार फिर उसके होश उड़ गए। तेज कदमों से चलते हुए वह उनके बंगले से बाहर निकल आई। पीछे से मालिक उसे आवाज लगाते रह गए। मालिक के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भरपूर पैसा दूंगा, बस बदले में मैं तुम्हें जब बुलाऊं चली आना। छी, उसे अब अपने आप से भी घिन आने लगी थी। क्या औरत के शरीर में अब यही रह गया है? उसके काम, उसके हुनर की कोई कीमत ही नहीं है। वह मालिक की बात को अनसुना कर चली तो आई थी।
पर पेट की रोटी के लिए जुगाड़ करने का सवाल अब भी अपनी जगह मुँह बाए खड़ा था। अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा था कजरी को। घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है। कजरी अपने आप में ही बड़बड़ाती जा रही थी। आसपास के 2-4 घरों के गेट खड़क कर उसने उनसे कोई काम देने की गुहार लगाई। 1-2 लोग ने उसे बाद में आने को कहा भी, पर फिलहाल तो उसके पास एक भी पैसा नहीं था। काम पर आते वक्त उसने यही सोचा था कि मालकिन से कुछ एडवांस मांग लेगी, पर अब तो उसके पास काम भी नहीं था। चलकर कुछ किराना ही उधार ले लेती हूँ, बाद में चुका दूंगी। सोचते हुए कजरी बाबूलाल की दुकान की तरफ चल दी। भैया, कुछ सामान लेना है। कुछ झिझकते हुए उसने बाबूलाल से कहा, पहले पुराना हिसाब चुकता कर दो। 1250 रुपये हो रहे हैं। बाबूलाल ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, हमेशा ही चुका देती हूँ। हाँ, इस बार जरूर कुछ देर हो गई, पर मैं जल्द ही आपके सारे रुपए चुका दूंगी। कजरी ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, माफ करना, मैंने यहाँ कोई धर्म खाता नहीं खोल रखा है जो मुफ्त में ही सबको जलपान कराता जाऊं। बाबूलाल ने उसे धुतकारते हुए कहा, आज मेरा काम छूट गया है, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जल्द ही कोई काम ढूंढकर आपकी पूरी उधारी चुका दूंगी। कहकर कजरी ने बेबसी से अपने हाथ जोड़ लिए। काम तो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो इससे तुम्हारा आज तक का पूरा उधार चुक जाएगा और ऊपर से कुछ कमाई भी हो जाएगी। बाबूलाल की आंखों से टपकती लार देखकर कजरी सहम गई। जाने कैसे ये भेड़िए एक औरत की मजबूरी को सूंघकर अपना दांव गाड़ते हैं। कजरी ने गहरी सांस छोड़ी और दुकान के बाहर आ गई। मोड़ तक आते आते वह को ठिठक कर खड़ी हो गई। घर जाकर बच्चों को क्या खिलाएगी? बच्चों के भूख से कलपते चेहरे उसे साफ दिखाई पड़ रहे थे। मकान का किराया कहाँ से आएगा? बिमला काकी का पूरा उधार अभी बाकी है। उफ, कैसे होगा यह सब? कजरी के दिल और दिमाग में एक जंग सी छिड़ गई थी। दिल कहता है यह गलत है, जबकि दिमाग कुछ ज्यादा ही व्यवहारिक हो चला था। जो हाल फिलहाल की स्थिति से कैसे निपटा जाए, यह सोच रहा था। आखिरकार एक औरत के सतीवत्व पर माँ की ममता भारी पड़ गई। कजरी के दुकान में दोबारा प्रवेश करते ही बाबूलाल की आंखों में वासना जनित चमक आ गई। कुछ देर बाद ही कजरी दोनों हाथों में सामान लिए घर की तरफ तेजी से बढ़ी चली जा रही थी। सामान्यतः रोज खुला रहने वाला दरवाजा आज भीतर से बंद था। अंदर से आती घुटी घुटी सिसकारी की आवाज ने कजरी को तनिक शयन में डाल दिया। किसी अनिष्ट की आशंका से उसका मन कांप गया। जोर जोर से बच्चों को आवाज लगाकर उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, पर दरवाजा ना खुला। इतने में सुमी और कमल को बाहर से आता देख कजरी चीख पड़ी, रीना कहाँ है? सुमी अंदर ही होगी आई। मैं कुछ देर पहले ही ब्रेड और दूध लेने गई थी और यह कमल मेरे पीछे लग लिया। बहुत समझाया पर माना ही नहीं। तब तक चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस से कई लोग निकलकर जमा हो गए। तुरंत फुरंत ही दरवाजा तोड़ दिया गया। दरवाजा टूटते ही कजरी अंदर घुसी और कमरे के एक कोने में रीना को बेसुध पड़ा देख बदहवास सी हो गई। तभी भीतर से एक साया निकलकर बाहर की तरफ भागा। हाँ, वह दीनू ही था जिसने रीना के अकेले होने का फायदा आज उठा ही लिया था। यह सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। शोरगुल की आवाज से बिमला काकी भी आ चुकी थी। कजरी ने रीना को उठाने हिलाने की बहुत कोशिश की, मगर सब बेकार था। रीना बेजान हो चुकी थी। एक नन्ही कली आज फिर किसी बहसी दरिंदे की बुरी नीयत का शिकार हो चुकी थी।
कजरी सामने पड़ी सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अपनी प्यारी गोलू का यह हाल देखकर वह कांप उठी थी। उसकी पूरी दुनिया ही जैसे उजड़ गई थी। सुमी लगातार रोए जा रही थी और कमल सहमा हुआ एक तरफ खड़ा हुआ था। लोगों की आपसी चर्चा चालू थी। कोई पुलिस को बुलाने की बात कर रहा था तो कोई रीना को डॉक्टर के पास ले जाने को कह रहा था। कजरी अचानक उठी और पलंग के नीचे से हंसिया निकालकर बिजली की फुर्ती से बाहर निकल गई। उधर दीनू जल्दी जल्दी एक बैग में अपने कुछ कपड़े भरकर घर से निकलने ही वाला था कि कजरी ने उसका रास्ता रोक लिया। मुझे माफ कर दो कजरी भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, वह चिल्ला ना सके, इसलिए मैंने उसका मुंह बंद किया। मुझे नहीं। दीनू अपनी सफाई देता रह गया और कजरी ने उस पर हंसिए से प्रहार करना शुरू कर दिया। नीच, तूने मेरी गोलू को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तेरा? कजरी चीखती जा रही थी। तभी पीछे से बिमला काकी ने आकर कुछ लोगों की मदद से उसे रोका। दीनू घायल होकर गिर पड़ा था। इलाके की पुलिस ने तुरंत ही दीनू को अस्पताल भेजा और पूछताछ में लग गई। रीना की मृतदेह एम्बुलेंस में ले जाई जा रही थी। उपयुक्त सभी लोगों की आंखें नम थी। इतनी देर से मूक दर्शन बनी कजरी ने अचानक अट्टहास करना शुरू कर दिया। भीड़ में से किसी ने कहा वह पागल हो गई है। एक बिमला काकी ही ऐसी थी जिन्हें कजरी में एक प्रत्येकता, माँ की बेबसी और हताश दिखाई दे रही थी, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी अपनी मासूम बच्ची को नहीं बचा पाई।